नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अपने जीसी लियोंग बुक सीरीज में पिछले लेक्चर में हमने इस बुक का चैप्टर 1 खत्म किया था। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और ऑब्वियसली इसे खत्म भी करेंगे। हमारा एम है कि इन लेस ऑफ द लीस्ट टाइम हम इस चैप्टर को पूरा करें और आपको बेस्ट फॉर्मेट में इस चैप्टर का समरी या कहिए कि ऑल द जो जिस्ट होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक साथ में करें। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम अर्थ इंटीरियर को जानेंगे। एज कि हम ज्योग्राफी में आमतौर पे अर्थ के बाहरी हिस्से के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ का बाहरी हिस्सा जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है, वो पढ़ते हैं। पर इन चीज़ों में हो रहे बदलाव या इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम अर्थ के इंटीरियर को भी समझें और अर्थ का इंटीरियर किस तरह से इन चीज़ों को प्रभावित करता है, इसके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी ही चाहिए। हमारे धरती की रचना आज से 4500 मिलियन वर्ष पूर्व किस तरह हुई, इसकी हमें स्पष्ट जानकारी तो नहीं है। पर जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं या डीप माइन ऑपरेशंस होते हैं, यानी बहुत गहरी जो हम कई बार खुदाई करते हैं, चाहे वो समुद्र के किनारे हो, चाहे वो जमीन पे हो या इन द मिडिल ऑफ द सी भी हम कई बार ऑयल एक्सप्लोरेशंस के लिए करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों में हमें धरती के बनने के कुछ अवशेष या कहिए कुछ सबूत मिलते हैं और इन सबूतों को पढ़ने के लिए धरती के इंटीरियर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। और ये जो इंटीरियर है ये सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बनी हुई है, यानी सबसे अंदर कोर है, उसके ऊपर जो अगला लेयर है वो मैंटल का है और उसके बाहर जो एक लेयर है वो क्रस्ट का लेयर हो जाता है। उसके बाद जो है वो इन लेयर्स का भी आगे चल के और सब डिवीजन होता है, यानी और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते हैं। इनके बीच जो डिवीजन वाले पार्ट्स हैं उनके अलग अलग नाम है। पर इस चैप्टर में इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया गया है, तो हम भी इस चैप्टर को और लेंदी, इस लेक्चर को और लेंदी बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इस टॉपिक को लाके ये टॉपिक हम जियोग्राफी के अलग पार्ट में कवर करेंगे, यानी विद द फुल ऑन जियोग्राफी तब हम ये कवर करेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं जीसी लियोंग के इस पर्टिकुलर चैप्टर पे। एंड द चैप्टर इज द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट जो है वो हमारे धरती का आउटर लेयर होता है और इस क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। एक ओशियानिक क्रस्ट होता है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। जो क्रस्ट का सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको लिथोस्फेयर कहते हैं और इस लिथोस्फेयर के दो बेहद खास हिस्से होते हैं। ऊपरी हिस्सा ग्रेनाइटिक रॉक का बना होता है और ये कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं, जिसके ऊपर हम और आप रहते हैं। और ये जो ग्रेनाइटिक रॉक है ये मेनली सिलिका और एल्यूमिना का बना होता है और इसीलिए इसे सियाल भी कहते हैं। वहीं दूसरा हिस्सा बसाल्टिक रॉक है और ये ओशियन फ्लोर की रचना करती है और ये बना होता है आयरन और मैग्नीशियम से और इसे सीमा कहते हैं। ऑल्सो जो ग्रेनाइटिक रॉक की जो डेंसिटी होती है वो एवरेज डेंसिटी है ऑफ 2.7, वहीं बसाल्टिक रॉक की जो एवरेज डेंसिटी है वो है अराउंड 3.0। और ये जो सीमा और सियाल हैं ये एक साथ इकट्ठे मिलके ही अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। ऑल्सो सियाल इज लाइटर देन सीमा, इसलिए ऐसा कहते हैं कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये फ्लोट कर रहे हैं ऑन द सी ऑफ डेंसर सीमा, यानी जो सीमा है वो ज़्यादा डेंस होने के कारण सियाल के नीचे पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट के नीचे मैंटल है या उसको मेसोस्फेयर भी कहते हैं और इसकी थिकनेस अराउंड 1800 माइल्स की एवरेज रखी गई है और ये और भी ज़्यादा डेंस रॉक से बना है जिसका नाम ओलिवाइन है। वहीं मैंटल के बाद जो लेयर आता है वो है कोर और इसको बैरीस्फेयर भी कहते हैं। इसकी थिकनेस अराउंड 2160 माइल्स है इन रेडियस, क्योंकि ये अंदर बिल्कुल बॉल के ऊपर आप आ जाते हैं, ये बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर है, इसीलिए इसके थिकनेस में रेडियस वर्ड का यूज होना ही चाहिए। इसकी जो रचना हुई है ये निकल और आयरन से मिलके हुई है, इसीलिए इसको नाइफ भी कहते हैं, NIFE नाइफ। और जो कोर का जो टेम्परेचर है ये माना जाता है अराउंड 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास जरूर होगा। और यहाँ जो कोर है ये सॉलिड स्टेट में न होके माना जाता है ये मॉल्टेन स्टेट में हो सकता है, एज की टेम्परेचर इतना हाई है। बट इफ इट इज नॉट सॉलिड देन इट डजंट मीन इट विल बी लिक्विड ऑल्सो, सो मेजर पॉसिबिलिटी इज दैट इट विल बी मोस्टली इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा। एंड नाउ द रिसेंट मोस्ट स्टडीज ऑल्सो एक्सप्लेन कि हो सकता है जो अंदर का हिस्सा है वो हो सकता है क्रिस्टलाइन या शायद सॉलिड ही हो। तो ये विद रिसर्च थोड़ी बहुत इसमें जानकारियां इधर उधर होती रहती हैं। अर्थ क्रस्ट का वो हिस्सा जहां समुद्र है उसको हाइड्रोस्फीयर के तौर पे रेफर करते हैं, यानी वाटर वाले हिस्से को हाइड्रोस्फीयर कहेंगे और जो एयर वाला हिस्सा है उसको एटमॉस्फेयर के तौर पे रेफर किया जाता है। अर्थ क्रस्ट को समझने के लिए इसके ऊपर पाए जाने वाले रॉक्स को समझना बेहद जरूरी है।
रॉक्स वेरी कर सकते हैं अपने टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कलर, परमेबिलिटी, मोड ऑफ अकरेंस, इन सभी चीज़ों के ऊपर रॉक्स में वेरिएशन आ सकता है। पर आमतौर पे देखें तो रॉक्स को 3 मेजर भागों में बांटा गया है। उनमें से एक है इग्नियस, दूसरा है सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक। आइए हम इग्नियस के बारे में पहले जानते हैं। इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन मैग्मा के कूलिंग के कारण होता है। जो मॉल्टेन मैग्मा वोल्केनोज या अदर किसी सोर्सेज से निकलते हैं, या क्रैक्स हो गए, क्रिवासेस हो गए, अगर वहां से भी मैग्मा निकल रहा है तो वो जब ठंडा होगा तो वो इग्नियस रॉक फॉर्म करता है। ये क्रिस्टलाइन होता है, यानी इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। डिपेंड करता है इनका कूलिंग टाइम पीरियड क्या रहा, उसके बेसिस पे इसमें छोटे या बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। ऑल्सो ये स्ट्रेटा के फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, यानी लेयर्स जल्दी आपको इसमें नहीं मिलेंगे, नहीं ही मिलेंगे। वहीं जब आप इसके मिनरल कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये 2 भागों में बांटा गया है। एक एसिडिक रॉक्स हो जाते हैं, दूसरे बेसिक रॉक हो जाते हैं। एसिड इग्नियस रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट हो जाते हैं, ये इनका जो घनत्व है यानी इनकी जो डेंसिटी है ये थोड़ी कम होती है बेसिक रॉक्स के कंपैरिजन। तो ये डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल कंपोजिशन। ऑल्सो इग्नियस रॉक्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से इनको प्लूटोनिक या वोल्केनिक रॉक के तौर पे जाना जाता है। तो प्लूटोनिक रॉक्स वो होते हैं जो मैग्मा जब धरती के अंदर ही जम जाए तब प्लूटोनिक रॉक्स बनते हैं। इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं क्योंकि ये इनका जो कूलिंग है ये काफी लंबे पीरियड में होता है, धीरे धीरे होता है। कुछ फेमस रॉक्स जो हैं वो ग्रेनाइट, डियोराइट, गैब्रो, इस तरह के कुछ फेमस रॉक्स हैं। और ये तभी बाहर आते हैं जब ऊपर की मिट्टी या ऊपर का जो भी सरफेस है ये इरोजन या डेन्यूडेशन के कारण रिमूव हो जाए। वहीं दूसरे वोल्केनिक रॉक्स होते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पेसिफिक है, जब वोल्केनो से ये बाहर निकलते हैं तो आउटर एटमॉस्फेयर के साथ इजीली रिएक्ट करके जल्दी ठंडे होते हैं और इसी कारण इसमें छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। बसाल्ट जो है वो वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल है वोल्केनिक या एक्सट्रूसिव रॉक, आप जो भी इसे कह ले इसका। हमारा अगला जो रॉक है वो है सेडिमेंट्री रॉक। इसके नाम से ही पता लगता है कि ये रॉक सेडिमेंट्स के थ्रू बना होगा। आमतौर पे ये स्ट्रेटाज में पाया जाता है, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर। इसी कारण सबसे अधिक फॉसिल्स भी इसी रॉक में पाए जाते हैं, क्योंकि ये विद द टाइम एक सेडिमेंट के ऊपर दूसरा सेडिमेंट जब चढ़ता है तब जाके इस तरह के रॉक सालों के प्रेशर और दबाव के कारण बनते हैं। इसी सेडिमेंट्स में हो सकते हैं कहीं कोई फॉसिल दबे रह गए हों और उनका बाद में जब वो जमीन डेन्यूड होता है या इरोजन होता है तो हमें ये फॉसिल्स मिलते हैं। कई बार पहाड़ों को काटते हुए हमें ये फॉसिल्स मिलते हैं। तो आमतौर पे ये सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं: मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड देन केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो है सैंडस्टोन। इनकी खासियत ये होती है कि ये अलग अलग रॉक्स के टाइप्स होते हैं। उनके जब टुकड़े अलग हो जाते हैं और वो अलग हुए टुकड़े आपस में मिलके एक दूसरे के साथ जुड़ के जो नया रॉक फॉर्म करते हैं, दीज आर अगेन द पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि ये बाकी के सेडिमेंट्स के साथ मिलके बने हैं। पर क्योंकि ये अलग अलग टाइप ऑफ रॉक्स के सेडिमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका एक और एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, QUARTZ। ऑल्सो ग्रिट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल, और ये कोर्सर टाइप का यानी थोड़ा खुरदरा सा सैंडस्टोन का टाइप होता है। तो आइए अब हम ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जानते हैं। इन रॉक्स की जो रचना होती है वो डेड एनिमल के रिमेन्स से होती है, जैसे कि कोरल या शेलफिश के रिमेन्स से। जब ये जीव मर जाते हैं तो इनके हार्ड शेल्स जो बच जाते हैं, जो कि बाद में अकुमुलेट होके लाइमस्टोन की रचना करते हैं। लाइमस्टोन और चॉक भी, बिगनिंग में ये चॉक होता है, बाद में ये और प्रेशर और सप्रेशन के थ्रू लाइमस्टोन में फॉर्म हो जाता है। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोल, जिसपे आज भी हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट है। तो ये ऑब्जेक्ट्स भी जो एज अ रॉक के तौर पे हैं, बट ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होते हैं। हमारा तीसरा जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के प्रोसेस में वो है केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इन रॉक्स की फॉर्मेशन आमतौर पे जब वाटर सूख जाता है और जो वाटर में जो बचे मिनरल्स हैं या वाटर में जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर के इवेपोरेट होने के बाद जो मिनरल्स रह जाते हैं, उन मिनरल्स से बनने वाले रॉक्स ही केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। आमतौर पे सॉल्ट जो हम प्राप्त करते हैं समुद्र से, वो इसका एक एग्जाम्पल होता है। ऑल्सो पोटैश, नाइट्रेट, ये सब किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस जो है वो प्रेसिपिटेट होते हैं, वो इवेपोरेट होते हैं, और उसके बाद जो रिमेन्स रह जाते हैं
वही रिमेन्स केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स की रचना करते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद आगे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में जानते हैं। मेटामॉर्फिक का मतलब ही है कि रूपांतरण जिसका हो चुका है, यानी पहले वो किसी और फॉर्म में था, अब वो मेटामॉर्फोज्ड होके यानी अपने रूप को बदल के एक नए रूप में आ चुका है। जैसे कि क्ले अपना रूप बदल के विद द टाइम इतना प्रेशर उस पर पड़ता है कि वो स्लेट बन जाता है, वहीं लाइमस्टोन विद द प्रेशर मार्बल बन जाता है, सैंडस्टोन फर्दर प्रेशर पे क्वार्ट्जाइट का रूप ले लेता है, वहीं ग्रेनाइट नीस बन चुका होता है, शेल शिस्ट बन चुका होता है और कोल ग्रेफाइट बन जाता है। ये इनके अंदर पूरा फिजिकल चेंज आ गया, पहले ये कुछ और था, अभी ऑब्जेक्ट के तौर पे ही कुछ और हो चुका है। यही है मेटामॉर्फोसिस। बोले तो भाई का संपूर्ण रूपांतरण हो गया है। अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द मूवमेंट्स विच आर रेगुलरली टेकिंग प्लेस ऑन अर्थ सरफेस, और उस मूवमेंट के कारण यानी जो भी अर्थ पे मूवमेंट हो रहा है उसके कारण क्या क्या लैंडफॉर्म्स पे इफेक्ट पड़ता है ये जानते हैं। तो धरती पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअसली शेपिंग एंड रीशेपिंग के प्रोसेस में लगा होता है। एक माउंटेन बनता है, वो डेन्यूड होके विद द टाइम वापस एक लेवल प्लेन बन जाता है। एक रिवर है जो कि किसी रास्ते से गुजर रही है, उस रास्ते को वो काटते काटते कुछ और शेप दे देती है। तो विंड के थ्रू भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो शेप और रीशेप होते रहते हैं धरती पे। तो ये धरती पे जो भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं, जो भी आप देखते हैं, उनका रेगुलर रूप जो है वो बदलते रहता है, उनके जो फॉर्म्स है वो रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। और ये अर्थ के रीशेपिंग के लिए जो जिम्मेदार हैं उन्हीं को एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन कहते हैं। ये हैं रनिंग वाटर, रेन, फ्रॉस्ट, सन, विंड, ग्लेशियर एंड वेव्स। और भी अगर आपको कोई और एग्जाम्पल याद आता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये सब धरती पे हमारे जो भी चारों तरफ देखते हैं उनको किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते हैं। सूरज हीट से, बारिश अपने रेगुलर डाउनपोर से हो गया, या फिर बारिश में जो और भी केमिकल्स घुले होते हैं उनके कारण, वैसे ही बाकी जो भी डेन्यूरेशन एजेंट्स हैं वो अपने अपने स्वरूप के अनुसार पृथ्वी के ऊपर बदलाव करते रहते हैं। थ्रू वेरियस साइंटिफिक रिसर्च हमें ऐसा पता चलता है कि धरती के बनने से लेकर आज तक धरती पे कुल 9 ओरोजेनिक मूवमेंट्स हो चुके हैं। ओरोजेनिक होता है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, यानी 9 बार करीब इतने बड़े लेवल पे मूवमेंट हुए धरती पे जो कि मेजर स्केल पे माउंटेन बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे ऑल टुगेदर 9 ओरोजेनिक मूवमेंट्स साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। 3 जो रिसेंट पास्ट में हुआ है उनमें से एक है कैलिडोनियन ओरोजेनी, जो कि हुआ है लगभग 320 मिलियन ईयर्स अगो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और स्कॉटलैंड में आपको मिल जाएगा, वहीं कुछ एग्जाम्पल्स इसके आपको नॉर्थ अमेरिका में भी मिल जाएगा। वैसे अब ये कोई खास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे है नहीं, काफी हद तक ये समतल हो चुके हैं क्योंकि इनका टाइम पीरियड बहुत पहले का है, ये काफी हद तक लेवल हो चुके हैं। वहीं दूसरा ओरोजेनी जो है, जो कि रिसेंट पास्ट में हुआ था, वो है हर्सिनियन ओरोजेनी, और ये हुआ है अराउंड 240 मिलियन ईयर्स अगो। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं उरल माउंटेन, द पेनीज हो गए, ऑल्सो वेल्श हाईलैंड ऑफ ब्रिटेन, हर्ज माउंटेन इन जर्मनी, अपलेशियंस इन अमेरिका, प्लेट्यू ऑफ साइबेरिया इन एंड चाइना। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके हर्सिनियन ओरोजेनी के। वहीं अगला जो है वो है एल्पाइन ओरोजेनी, और ये माउंटेन बिल्डिंग के जो मेजर प्रोसेस है इसमें सबसे लेटेस्ट है। इट हैज हैपेंड अराउंड 30 मिलियन ईयर्स अगो, और जो मोस्टली न्यू फोल्ड माउंटेन्स है वो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे एल्प्स हो गए, हिमालयाज हो गया, एंडीज, रॉकीज, और ये अभी सबसे लॉफ्टीएस्ट माउंटेन रेंजेस में भी आते हैं क्योंकि ये काफी नए हैं। आइए अब हम टाइप ऑफ माउंटेन्स के बारे में जान लेते हैं। पहला होता है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स या कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराते हैं, और उनके बेहद स्ट्रॉन्ग टकराव के कारण दे स्टार्ट फोल्डिंग अगेंस्ट ईच अदर। उनके बीच में एक सिक्वेंसी आती है और वो जो फोल्ड है वो ऊपर की ओर उठने लगता है। और उसी तरह से आप माउंटेन्स को देखते ही हैं कि वो फोल्ड्स की तरह लगते हैं, मानो शर्ट में जो क्रीज होते हैं उस टाइप के लगते हैं। तो द अपर पार्ट ऑफ द फोल्ड इज कॉल्ड एज एंटीक्लाइन एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड सिंक्लाइन। ये डिफरेंस है, ऊपर वाला हिस्सा जो माउंटेन का जो फोल्ड के कारण बनता है वो एंटीक्लाइन कहा जाता है, वहीं जो लोअर पार्ट है उसको सिंक्लाइन के तौर पे जानते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज एंड एल्प्स हो जाते हैं। कई बार ये फोल्ड इतने ज्यादा एक दूसरे को ढकेलने लगते हैं, कई बार ये प्लेट्स एक दूसरे को इतना ज्यादा पुश करते हैं कि दे स्टार्ट गेटिंग ओवर फोल्डेड, यानी जरूरत से ज्यादा फोल्ड हो जाते हैं, एंड देन दे बिकम रिकम्बेंट फोल्ड,
ये एक इमेज आपके सामने दिया गया है कि किस तरह से फोल्ड बदलता जाता है। ठीक है, असिमेट्रिक फोल्ड के ऊपर ही माउंटेन्स को आमतौर पे पहचाना जाता है। ओवर फोल्ड तक भी कोई माउंटेन का सिस्टम रह सकता है, बट रिकम्बेंट फोल्ड के बाद एक लेयर दूसरे के नीचे धंसने लगता है, काफी ज्यादा घुसने लगता है, एंड देन द शेप स्टार्ट्स डिटोरिएटिंग, फिर रिकम्बेंट फोल्ड और फिर नेप्स बन जाता है। आप यहाँ ये इमेज में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्ड्स हैं यहाँ। बेसिकली एक बार इमेज आप ये देख लीजिए और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी है। फोल्ड माउंटेन्स को कई बार माउंटेन ऑफ एलिवेशन भी कहा जाता है। जस्ट अ पॉइंट, अगर पीटी में आए तो आप यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन विच वी शुड नो इज अबाउट ब्लॉक माउंटेन्स। जब अर्थ क्रस्ट बेंड होती है तो फोल्डिंग होता है, बट व्हेन इट फोल्ड्स टू मच क्रैक्स आ जाते हैं, दैट इज फॉल्टिंग हैपेंस। और जब फॉल्टिंग होती है देन कंप्रेशन या फिर अदर फोर्सेस वहां वर्क करते हैं, लाइक स्ट्रेचिंग एंड अदर थिंग्स। इसके कारण क्या होता है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो कभी छोटा और कभी बड़ा होने लगता है, जिसके कारण अचानक से कोई हिस्सा जिसमें गैप आ गया वो नीचे दब जाता है और अचानक एक नया ग्रैबन टाइप बन जाता है वहां पे, यानी एक बड़ा सा गैप, बड़ा सा गड्ढा सा बन जाता है। तो अगर किसी ऑलरेडी एलिवेटेड हिस्से के चारों तरफ के हिस्से दब जाएं, तब जो ऊंचा हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली एक माउंटेन की तरह दिखने लगेगा। तो अगल बगल के हिस्से जो दब गए हैं और वहां पे जो उठे हुए हिस्से हैं वो एक ब्लॉक माउंटेन टाइप का फॉर्मेशन करते हैं। इन ब्लॉक माउंटेन्स में जो हिस्सा दब जाता है उनको रिफ्ट वैली के तौर पे वो डेवलप होते हैं। आमतौर पे वो रिफ्ट वैली जैसे ही दिखते हैं रिफ्ट वैली ही बनाते हैं। तो और जो ऊपर उठ चुका हिस्सा है उसको हॉर्स्ट कहते हैं, HORST, और जो हिस्सा नीचे इसमें दब चुका है, जो नीचे बैठ चुका है, उसको ग्रैबन के तौर पे रिकॉल किया जाता है, उसको ग्रैबन के तौर पे बोला जाता है। द नेक्स्ट इज वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट्स फॉर्म्स बिकॉज ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ वोल्केनोज। वोल्केनो के वेंट होते हैं जिसके चारों तरफ से बार बार लावा निकलते हुए एक दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट होते हुए विद द टाइम वो ऊंचे और ऊंचे होते जाते हैं, क्योंकि जो लावा निकलता है वो आगे तो बढ़ता ही है और वहां भी एक्यूमुलेट होता है। तो इसके कारण एक माउंटेन जैसा कंडीशन बन जाता है, क्योंकि कंपैरेटिव जो अदर हिस्से होते हैं वो तो उससे लो ही होते हैं और वो ऊंचा होते होते काफी ऊंचा हो जाता है। कई जगह तो इतने ऊंचे हो जाते हैं कि नॉर्मल प्लेन्स के जगह पे मतलब आईसी पीक हो जाते हैं इनके। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज अफ्रीका में जो किलीमंजारो है, वो एक वोल्केनिक माउंटेन है और उसके पीक आईसी पीक हो जाते हैं। इतना ठंडा, इतना ऊंचा वो जा चुका है कि इट पीक्स गेट आईसी, जबकि ये वोल्केनो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। सम अदर एग्जांपल्स आर माउंट फूजी जापान, माउंट मेयो फिलीपींस, माउंट मेरापी सुमात्रा, माउंट अगूंग बाली, माउंट कैटापैक्सी इक्वाडोर, और इस तरह से और बहुत से हैं। हाल ही में करंट अफेयर्स के तौर पे इंडोनेशिया में माउंट मेरापी जो ब्लास्ट किया था, ये वन ऑफ द एग्जांपल है वोल्केनिक माउंटेन का, और वो रिसेंट का है, तो इट कैन बी पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स ऑल्सो। नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन इज रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन अपने आप में कोई मेड अप माउंटेन नहीं है, ये रिमेनिंग माउंटेन है, यानी ऑलरेडी शायद वो ब्लॉक माउंटेन रहा हो, शायद वो वोल्केनिक माउंटेन एक टाइम पे रहा हो, या शायद वो फोल्ड माउंटेन एक टाइम पे रहा हो, बट अब समय के साथ डेन्यूडेशन एजेंट्स, जो कि सूरज है, वाटर है, रनिंग वाटर है, आइस, एवरीथिंग, इन डेन्यूडेशन एजेंट्स के द्वारा वो डिग्रेड करके आज काफी छोटा बना दिया गया है। तो या तो वो हिल दिखता है या ऑलमोस्ट बराबर हो चुका है, मतलब नहीं, थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, तब ना रेसिडुअल माउंटेन होगा। तो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, कम हाइट की बची है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज अरावली इन इंडिया। ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स आर लाइक मोनार्नॉक माउंटेन USA, ऑल्सो हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया एंड डेक्कन प्लेट्यू कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। अब हम प्लेट्यूज पे आ जाते हैं। प्लेट्यूज आर ऑल्सो मेनली डिफरेंशिएटेड इंटू 3 टाइप्स, टेक्टोनिक, वोल्केनिक एंड डाइसेक्टेड प्लेट्यू। प्लेट्यूज होते क्या हैं? ये अपने सराउंडिंग से ऊपर उठ चुके हाईलैंड्स होते हैं, जो कि अपने सराउंडिंग से कंपैरेटिव ऊंचे लेवल पे होते हैं, और आमतौर पे इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा रिजिड होता है। इसी कारण से ये लंबे समय तक सस्टेन कर पाते हैं उस हाइट को। अदरवाइज अगर ये सॉफ्ट होंगे तो ये बहुत जल्दी अगल बगल के अपने प्लेन्स के बराबर ही आ जाएंगे, बट इनका रिजिड स्ट्रक्चर ही इनको हाईलैंड बने रहने में मदद करता है। आइए इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। पहला है टेक्टोनिक, यानी जो अर्थ के मूवमेंट के कारण अगर कोई जमीन ऊपर उठ चुका है, जमीन का हिस्सा वो पीक की तरह नहीं बना है, यानी वो माउंटेनस भी नहीं हुआ है, ठीक है, बट वो अगल बगल के जमीन से ऊपर उठ चुका है और उसके सभी उठे हुए हिस्से ऑलमोस्ट सेम ही हाइट के हैं। माउंटेन में जब आप देखते हो एक पीक होता है, फिर उसके बगल एक कोई छोटा पीक हो सकता है, बट प्लेट्यू में जो हिस्सा उठा है वो बहुत दूर तक, ऑलमोस्ट बहुत बड़े हिस्से में एक सेम हाइट पे होगा, गिवन कंपेयर टू अगल बगल के जो उसके हिस्से हैं वो उससे नीचे हों। ठीक है, तो ये एक कॉन्टिनेंटल ब्लॉक जो उठ चुका है, इसको टेक्टोनिक प्लेट्यू के तौर पे जानते हैं। एक और होता है वोल्केनिक प्लेट्यू, यानी ज्वालामुखी इस तरह से फटा और वो लगातार सालों में अपने लावा को इस तरह से जमा कर रहा है
कि वो बहुत दूर तक के हिस्से को अगल बगल के जमीन से ऊंचा बना पाने में सफल हुआ। और इसमें बेसिक लावा से जल्दी ये नहीं होगा, ये बसाल्टिक लावा एक होता है जो बहुत वाटरी टाइप फ्लो करता है, तो ये शीट के ऊपर शीट बनाता है, तो जिसके कारण इसके कोन बनने के बजाय ये पतले पतले शीट्स बनाता है। और जितने एरिया में इसके शीट्स फैलते हैं वो शीट अगल बगल के एरियाज से ऊपर होता जाएगा। ऑब्वियसली एक शीट के बाद दूसरा शीट, उसके ऊपर दूसरा शीट, जैसे जैसे ये ज्वालामुखी फटेगा, एंड दैट इज हाउ इट क्रिएट्स वोल्केनिक प्लेट्यू, क्योंकि ये एक माउंटेन जैसा शेप ना होकर बहुत दूर तक एक समतल शेप में रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नदर्न आइलैंड का इंट्रिम प्लेट्यू, वहीं जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का वो भी वोल्केनिक प्लेट्यू ही है। वहीं कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू जो कि यूएसए में है वो भी वोल्केनिक प्लेट्यू ही है। टेक्टोनिक प्लेट्यू के मैंने एग्जांपल्स आपको दिए नहीं थे, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं तिब्बत प्लेट्यू जो कि हिमालयज में पड़ता है, वहीं कुनलुन है वो भी हिमालय में पड़ता है, और है बोलिविया प्लेट्यू जो कि पेरू में है इंडीज माउंटेन के बीच, और इंटर माउंट प्लेट्यू। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेक्टोनिक प्लेट्यू के। एक और टाइप ऑफ जो प्लेट्यू होता है वो है डाइसेक्टेड प्लेट्यू। इसके फॉर्मेशन का मेजर कारण है इरोजन, यानी कोई स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ जमीन का हिस्सा है, उसके अगल बगल अगर सॉफ्ट सॉइल है तो लगातार बारिश या अदर विंड इफेक्ट्स के कारण वो जो सॉफ्ट हिस्सा है वो समय के साथ वियर एंड टियर और वो आउटफ्लो हो जाएगा, बट द स्ट्रॉन्ग पार्ट विल स्टिल रिमेन देयर। ऐसे में जो लॉन्ग बहुत बड़ा हिस्सा अगर कोई है जो ज्यादा मजबूत है तो वो ऊंचा अगर रह जाता है तो वो भी एक प्लेट्यू के शक्ल में ही दिखेगा, बट सच प्लेट्यूज वोंट बी कॉल्ड एज वोल्केनिक या फिर टेक्टोनिक, बट दे आर फॉर्म ड्यू टू एजेंट्स ऑफ denudation, that is why they will be called as dissected plateaus। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं स्कॉटिश हाईलैंड्स, वहीं जो मोस्ट फेमस एग्जांपल इसका आपको मिलता है वो है डीप कैनियंस ऑफ यूएसए। ये हमारे 3 टाइप्स के प्लेट्यूज हो गए। अब हम टाइप ऑफ प्लेन्स जान लेते हैं। पहले तो प्लेन क्या होता है। प्लेन एक लोलैंड हिस्सा है जो कि बहुत दूर तक समतल सा दिखता है और इसमें रिवर्स वगैरह फ्लो करते हैं। ये एग्रीकल्चर के लिए वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, यहाँ जीवन भी काफी अच्छा फलता फूलता है, इसीलिए आमतौर पे दुनिया की अधिकतम आबादी आप इन्हीं एरियाज में बसे हुए देखेंगे। प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरिया ऑफ लो लैंड एंड रोलिंग टोपोग्राफी। ये कुछ नाम है, अगर आपको कहीं पीटी या किसी एग्जाम में पूछता है देन यू शुड नो दीज टर्म्स। टाइप ऑफ प्लेन्स, पहला है स्ट्रक्चरल प्लेन। ये कुदरती तौर पे बने डिप्रेस एरिया यानी नीचे के एरिया हैं और ये सालों तक अनडिस्टर्ब रहे, यानी आज भी ये प्लेन है तो ये स्ट्रक्चरल तौर पे ही उस तरह के हैं। कुछ ऐसे इसके एग्जाम्पल है ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए और सेंट्रल लोलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगला जो हमारा प्लेन है वो है डिपोजिशनल प्लेन। ये बनता है अगर कोई काफी गहरा हिस्सा है, मान लो कोई समुंदर कहीं से सूख गया या कुछ वैसा कुछ हिस्सा टाइप है और सालों में उसमें रिवर फ्लोज कुछ ना कुछ डिब्रेस आके भरता रहा और वो विद अ टाइम एक समतल प्लेन सा दिखने लगेगा, तो ऐसे हिस्से को ही डिपोजिशनल प्लेन कहते हैं। हमारा जो इंडिया और एशिया जो कि आपस में मिला था, तो ये जो गंगा वाला हिस्सा है ये डिपोजिशनल प्लेन में ही आएगा, बिकॉज एट इट्स एज ऑफ फॉर्मेशन ये काफी गहरा था और बाकी रिवर्स जो अपने साथ डिपोजिशनल सेडिमेंट्स लेके आई और अदर सेडिमेंट्स विद द टाइम जो यहाँ डिपोजिट हुए उसके कारण ये प्लेन बन पाया। इसका एक और एग्जाम्पल है नदर्न चाइना का होंग हो प्लेन, यानी द प्लेन ऑफ नदर्न चाइना भी आप इसको बोलो। होंग हो रिवर ने इस प्लेन को बनाया है, ये भी एक डिप्रेशन ही था जिसको रिवर ने फिलअप करके बाद में एक प्लेन के तौर पे शेप दिया। There are many other examples, you can look into them, आप खुद से ढूंढो। Then third type of plane is erosional plane। Erosional plane as the again name suggests, ये पहले कुछ और शेप में रहा होगा। एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन ने इस जगह को काटा, इस जगह को शेप किया और आज इसके सारे ऊबर खाबर हिस्से काफी हद तक समतल हो चुके हैं और ये समतल जब दिखने लगेगा तब जाके ये इरोजनल प्लेन बनेगा। These plains are also called as penny plains। Some examples are plains of northern Europe and northern Canada। Finland is also estimated to have 35,000 lakes which are occupying 10% of total land surface of the country and they are actually making the whole area look like a erosional plain। यहाँ हमारा जीसी लियोंग का चैप्टर 2 अर्थ क्रस्ट खत्म होता है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमें बताइए अगर और कोई इंप्रूवमेंट और कोई अच्छा सुझाव जो आपका है प्लीज डू शेयर विथ अस इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Let's meet up in the next chapter very soon।